हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक यानी कि जीन प्याजे के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में या टीईटी एग्ज़ाम में देखें तो चाहे वो यूपी टीईटी हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का ही कोई टेट का एग्ज़ाम हो, वर्ग 1, 2 या 3 का एग्ज़ाम हो, तो इस टॉपिक से कम 2 या 3 से क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं। और सीटेट में तो कई बार 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक कई बार देखने को मिले हैं। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आप है आईएमपी क्लासेस के साथ। आइए जान लेते हैं हम कुछ जीन प्याजे के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ये रहे हमारे जीन प्याजे। और जीन प्याजे जो हैं ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। प्रमुख रूप से ये जीवशास्त्री थे। प्रमुख रूप से ये वहाँ पर जीवशास्त्री की तरह इन्होंने काम किया है और फिर बाद में ये क्या बन गए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया, है ना। फिर बाद में इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना काफ़ी जो है योगदान दिया है। इन्होंने अपनी थ्योरी में यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रमुख रूप से 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो पहली अवस्था जो है संवेदी गामक अवस्था है, दूसरी स्टेज जो आ जाएगी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के रूप में बताया है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी उसी को बोला जाता है। तो इन्होंने 4 प्रमुख रूप से अवस्थाओं के बारे में बताया है कि किन किन अवस्थाओं में किस तरीके से बालक का संज्ञान विकसित होता है, उसकी समझ विकसित होती है ना। तो उसके बारे में इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। जैसे इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड में भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज जो होता है वो किसी बालक का विकास जो होता है किस तरीके से होता है ना। और इन्होंने कई सारी फिर बाद में बुक्स लिखी। इन्होंने 32 यानी कि 32 बुक्स जो हैं इनके द्वारा लिखी गई। फिर बाद में इन्हें बहुत ही ज़्यादा फेमस फिर मनोवैज्ञानिक माना गया, और इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है ना दोस्तों। तो ये जो है वो ध्यान रखने वाली बात है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा गया है, हमारे जीन प्याजे को। ठीक है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इनके द्वारा बताई गई पहली अवस्था जो कि है संवेदी पेशीय अवस्था। हिंदी में जो है इनके कई सारे नाम हो जाते हैं, जैसे कि संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जीन प्याजे ने बताई है। और हिंदी में तो इसके काफ़ी नाम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है तो आप इंग्लिश में जो है इसका ट्रांसलेशन याद करके रख सकते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। तो इसको अगर इंग्लिश में याद रख लेंगी तो आपको ये इतने सारे नाम जो हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्टेज के बारे में जीन प्याजे जी ने बताया है कि इस अवस्था में जो बालक रहता है वो संसार से जो है वो काफ़ी अनभिज्ञ रहता है, और संसार के बारे में उसको कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नॉलेज रहता नहीं है। सीधी सी बात है, 2 साल का बच्चा है तो वो क्या ही जानता होगा संसार के बारे में। जीन प्याजे ने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट करना था, अब बच्चों को कहाँ से लाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि खुद के बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। उनके बेटे का नाम लॉरेंट था, और उनकी 2 बेटियां भी थीं, लॉरेंट, और 2 बेटियां थीं ल्यूसिन और जैकलिन, है ना। तो नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लॉरेंट
ल्यूसेन और जैकलीन। ध्यान देना, ये चिट्टिया कलाइयाँ वाली जैकलीन नहीं है, है ना। आप सोचने लगो कि उसके पापा हैं क्या जीन प्याजे, नहीं, उनके पापा नहीं है। ये जो है ये जीन प्याजे की पुत्री थी। और ये जो दो थी वो पुत्रियाँ थी, है ना। ये दो पुत्रियां थी और ये जो थे जीन प्याजे के बेटे का नाम था। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो रहता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सीखता है। कि जैसे अगर वो किसी चीज़ का टेस्ट लेता है कि कड़वा है या फिर खट्टा लग रहा है या फिर मीठा लग रहा है, इस तरीके से तो टेस्ट लेकर या फिर किसी चीज़ को छू कर सीखेगा, है ना। जैसे कई बार देखा होगा आपने, बच्चे किसी चीज़ को छूते हैं, जैसे कोई नुकीली चीज़ अगर छू लेते हैं तो फिर उसको दोबारा नहीं छुएंगे, या कोई गर्म चीज़ अगर वो छू लेते हैं तो उसको फिर भी वो क्या करेंगे ना, उसको दोबारा नहीं सीखेंगे, छुएंगे, क्योंकि वो सीख जाते हैं कि अरे इस चीज़ को छूने से हमें क्या होना है, नुकसान होना है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सीखना प्रारंभ करते हैं। और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और फिर वो क्या क्या कहेंगे, दूसरों को देखकर सीखेंगे। जैसे कि वो अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगेंगे, अरे ये तो हमारी मम्मी है, ये तो पापा आ गए हैं। और जैसे ही कोई उनको अनजान व्यक्ति या फिर कोई बाहर का व्यक्ति दिखता है तो वो डर जाते हैं उसको, तो फिर डरना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से उनमें बालकों में क्या होता है, धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ होता है। और इस अवस्था में बालक जो होता है वो मुख्य रूप से कैसा रहता है, तो स्वकेंद्रित रहता है। उसको किसी और से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है ना। और इस एज में क्या रहती है, उत्तेजना जो है वो अपनी चरम सीमा पर रहती है ना। तो अत्यधिक उत्तेजना, है ना, सर्वाधिक सर्वाधिक जो है उत्तेजना, सर्वाधिक उत्तेजना जो है वो भी इसी अवस्था में जो है वो पाई जाती है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि जो किस अवस्था का क्या नाम है, तो वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। तो सर्वाधिक उत्तेजना जो है वो भी कहाँ पे, इसी अवस्था में देखने को मिल जाएगी। और बालकों में और भी कई सारे प्रकार के जो है वो डेवलपमेंट होते देखने को मिल जाएंगे हमें। और इसी एज में क्या होती है, बालकों में वृत्ति प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, वृत्ति वृत्तीय प्रवृत्ति। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बालक जो है वो कुछ क्रियाएं अपनी बार बार दोहराता है। जैसे कि उसको जो भी अच्छा लगता है तो वो उसको बार बार देखेगा, या फिर कोई अगर झुनझुना जैसा बज रहा है कुछ उसके सामने, या खिलौना कोई रखा हुआ है ना, और वो आवाज़ कर रहा है तो वो उसको बार बार हाथ से बजाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये कहलाती है वृत्ति प्रवृत्ति, ठीक है, जो कि इसी एज में पाई जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि जीन प्याजे ने जो अपनी अगली अवस्था जो है वो कौन सी बताई थी। तो अगली अवस्था जो इन्होंने बताई थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की आयु तक रहती है। और इसको अगर इंग्लिश में कह दें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। इस अवस्था की बात कर लें तो इसमें लगभग इतने ही जो है वो बालक या बालिकाएं रहते होंगे। और इसकी अगर विशेषता की बात कर ली जाए तो इसमें क्या रहता है कि बालक जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखना जो है वो प्रारंभ कर देता है। जैसे कि दूसरों को देखेगा वैसे ही उनकी नकल करके क्या करने लगेगा, सीखने लगेगा। पूछा जाए तो अक्षर भी लिखना चालू कर देंगे वो, है ना। धीरे छोटे छोटे यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जो हैं वो खींचना चालू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे, है ना। कई सारी और भी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि बात कर लें कि वस्तु स्थायित्व, है ना, इसी उम्र में पाया जाता है। अब वस्तु स्थायित्व से जो है वो हम क्या समझते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण रहता है वो भी इसी अवस्था में पाया जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि वस्तु स्थायित्व ये होता क्या है।
तो वस्तु स्थायित्व को हम इस तरीके से समझ लें कि जैसे कोई बालक या बालिका घर में रहता है और छोटे बच्चे ही रहते हैं। ध्यान देना, हम 2 से 7 की ही बात कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो जो छोटे बालक रहते हैं और उनको हम क्या कह देते हैं कि जैसे कोई टॉफ़ी वगैरह उसको दिखाई या फिर चॉकलेट्स वगैरह उनको दिखा देते हैं और वो मांगने लगते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, फेंक देते हैं ऐसे, है ना, इशारा करके फेंक देते हैं और पीछे रख लेते हैं। और तो इससे क्या होता है कि वो जैसे ही देखता है कि आपके हाथ में वो चॉकलेट या टॉफ़ी है नहीं, तो वो समझ जाता है, उसको ये लगता है कि अब ये वाकई में नहीं है और इन्होंने वाकई सच में फेंक दी है ना। कि जो मतलब एक तरीके से कह लें कि जो चीज़ वो देखता है उस पर पूरी तरीके से क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है ना। तो इसी गुण को क्या क्या कहा जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो कहा जाता है। और इसी एज में क्या होगा कि जीववाद का गुण भी पाया जाता है। जीववाद मतलब यूँ कह लें कि जो सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं उनमें जो बालक है वो क्या करेगा कि अंतर पहचानने की कोशिश करेगा कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है, ये इन चीज़ों के माध्यम से क्या होता है ना। तो और इसी के साथ क्या होता है, सजीव चिंतन कह लें। सजीव चिंतन से मतलब इस तरीके से है कि बालक ये सोचेगा कि जो चीज़ों को हम देख पा रहे हैं वो ही चीज़ें क्या हैं, इस पूरे संसार में विद्यमान है, बाकी इसके अलावा और कोई चीज़ें जो है वो है नहीं, है ना। कि मतलब वो अमूर्त रूप से नहीं सोचने के काबिल रहता है इतना कि वो अमूर्त रूप से सोच ले कि जो चीज़ें हमें दिख भी नहीं रही हैं वो भी क्या हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसको क्या बोल देंगे कि सजीव चिंतन की भी अवस्था इन्होंने एक स्पेशलिटी बताई है जीन पियाजे ने। एक गुण और इसमें जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, अनुत्क्रमणशीलता का गुण। ठीक है, अनुत्क्रमणशीलता, अब ये किस बला का नाम है, इसको अपलटावली भी कहते हैं, अपलटावली। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ लें कि अगर बालक है तो उसको अगर ये गिलास है मान लो, ठीक है, मान लीजिए ये गिलास है और इसमें भरा हुआ है हॉर्लिक्स, और एक गिलास और है ये, है ना, दोनों ही क्या है, सेम साइज़ के गिलास हैं जैसे, ठीक है। तो मान लीजिए ये दोनों गिलास, ये छोटा बन गया है थोड़ी सा, दोनों गिलास क्या है, सेम साइज़ के हैं और यहाँ से ही इसमें हॉर्लिक्स जो है वो भरा हुआ है, दोनों में सेम साइज़ के। अब पूछेंगे बालक से कि ये इसमें जो इन दोनों गिलास में से किस में ज़्यादा है, वो कहेगा दोनों में ही ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस गिलास का हॉर्लिक्स क्या करें, इस कटोरी में डाल देते हैं, अगर इस गिलास को हम इस कटोरी में पलट देते हैं, फिर उसको समझ नहीं आएगा, फिर वो नहीं समझ पाएगा कि ये इसमें किस में ज़्यादा है या किस में कम। वो कह देगा कि इसमें तो कम है क्योंकि ये बर्तन जो है वो चौड़ा सा लग रहा है और बड़ा भी है, तो इसमें वो कहेगा कि कम है और इसमें जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है। तो बच्चे की या बालक की इसी नासमझी का नाम जो है वो क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणशीलता कहलाता है या फिर अपलटावली कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगली जो अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताई गई है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इंग्लिश में इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इस अवस्था को जीन पियाजे ने प्रमुख रूप से क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो है वो इस एज में बहुत ही खास तरीके से या फिर प्रमुख रूप से होता है। इस उम्र की खास बात क्या हो जाएगी कि इस उम्र में बालक जो है वो मूर्त चिंतन करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। जिस तरीके से मूर्त वस्तुओं को देखेगा, यानी मूर्त मतलब जो होती हैं जिनको छू सकते हैं हम, है ना, जो फिजिकली हमारे आसपास जो है वो दिखाई देती हैं और जिनको टच कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मूर्त कहलाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मूर्त चिंतन तक ही क्या रहता है, उसका जो चिंतन है वो सीमित रहता है ना। लेकिन जो अमूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में बालक क्या करेगा, सोच नहीं पाएगा, वो अमूर्त चीज़ों को सोचने में क्या हो जाएगा,
असमर्थ हो जाएगा। तो मूर्त चिंतन की अवस्था भी जो है वो जीन पियाजे ने इसी को बताया है। और अगली जो विशेषता है वो इस उम्र की है। इस उम्र के बालक क्या करने लगेंगे, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे। तार्किक चिंतन, है ना। तो तार्किक चिंतन करना या फिर तर्क करना भी इस उम्र की एक विशेषता जो है वो हो जाएगी, है ना। अगली जो विशेषता इस उम्र की है वो जीन पियाजे ने बताई है कि उत्क्रमणशीलता। उत्क्रमणशीलता, जैसे कि अभी हमने पिछली स्टेज में देखा था कि उस स्टेज में क्या होता है, बालक अनुत्क्रमणशीलता रहती है, इसमें उत्क्रमणशीलता हो जाएगी, यानी कि पलटावली का गुण। पलटावली का गुण जो होगा इस उम्र के बालकों में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। मतलब कहने का कि इस उम्र में क्या करने लगेंगे बालक, रेशियो को जो है वो समझने लगेंगे, या फिर कोई वस्तु है उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानने लगेंगे। जैसे कि अभी हमने अपनी प्रीवियस जो स्टेज पढ़ी है उसमें देखा था कि अपलटावली का गुण रहता है। उसमें हमने अपना हॉर्लिक्स वाला एग्जाम्पल देखा था, जो कि उसमें बालक ये पहचानने में असमर्थ रहता है कि किस बर्तन में हॉर्लिक्स या फिर दूध ज़्यादा है या कम है ना। वो बर्तन के हिसाब से उसकी जो राय है वो भी बदल जाती है ना। लेकिन इस उम्र में क्या रहेगा, इस उम्र में बालक में पलटावली का गुण विकसित हो जाएगा। अगर कोई चीज़ है, अगर कोई गिलास में है, अगर उसको कटोरी में या बड़े बर्तन में भी अगर उसको दिखाई जाती है या उससे पूछा जाता है तो वो बताने में समर्थ हो जाएगा कि ये उतनी ही मात्रा में ये वस्तु है जितनी की मात्रा में दूसरे बर्तन में थी। ठीक है, तो ये गुण भी क्या हो जाएगा, इस अवस्था में विकसित हो जाएगा बालकों में। और अगर पूछ लें इस उम्र की विशेषताओं के बारे में, तो बालक इसमें क्या हो जाएगा, याद रखने में सक्षम हो जाएगा, है ना। उससे अगर कुछ पूछते हैं तो वो बताने में सक्षम हो जाएगा, अपना नाम वगैरह, अपनी क्लास, है ना, और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, दिन तारीख वगैरह, है ना, ये सब चीज़ों को क्या करने लगेगा, वो बताने लगेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये रही हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ गुणों के बारे में भी हमने इस अवस्था के जाना। तो आइए जान लेते हैं अब हम अगली अवस्था के बारे में, जो कि जीन पियाजे द्वारा बताई गई है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अगली और आखिरी जो अवस्था है वो हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से लेकर अधिक उम्र तक रहती है। यानी कि 12 वर्ष से आगे जो है वो इस उम्र के अंतर्गत या इस अवस्था के अंतर्गत जो है आ जाएगा, है ना। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और अमूर्त के साथ साथ इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है ना। इस उम्र की विशेषता जो जीन पियाजे ने बताई है वो प्रमुख रूप से इसमें क्या होने लगता है, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन जो है वो करने में बालक जो है वो सक्षम हो जाते हैं। लगभग ये हमारी किशोरावस्था की उम्र की बात हो रही है। और अमूर्त चिंतन जो है वो बालकों में यहाँ पे विकसित होने लगता है। और अगर देखा जाए तो इस उम्र में क्या होता है, बालक जो है वो अपने अनुभवों के माध्यम से भी क्या करने लगते हैं, वो सीखना चालू कर देते हैं। और कई सारे उनमें चेंजेस आते हैं इस उम्र में, जैसा कि हमने अपनी पहली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि किशोरावस्था में और कौन कौन सी जो है वो चेंजेस होते हैं, या उसकी और कौन सी विशेषताएं हैं, वो हम पहले की क्लासेस में अपने बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अमूर्त चिंतन की विशेषता भी इसी उम्र में पाई जाएगी, यानी कि जीन पियाजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो है एक विशेषता हो जाएगी। अगली जो विशेषता रहेगी इस उम्र की वो हो जाएगी
अमूर्त चिंतन के साथ साथ ये परिकल्पनात्मक चिंतन भी करने लगते हैं। परिकल्पनात्मक जो शक्ति है या विशेषता है, उससे मतलब हमारा यह है कि जो इस उम्र में रहते हैं बालक, वो कल्पना करने में बहुत अच्छी तरीके से सक्षम हो जाते हैं, या फिर कह लें कि उनको किसी भी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जो कि वो देखें फिर उसके बारे में सोचेंगे, है ना। वो क्या है, अपनी कल्पना करने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, है ना। तो ये भी इस अवस्था की विशेषता हो जाएगी। अगली जो विशेषता अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हो जाएगी, वो हो जाएगी निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क से हमारा मतलब ये है कि जैसे कि हमने पढ़ाई होगा निगमन विधि के बारे में, कि उसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर बाद में उदाहरण जो है उसमें समझाया जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी बालक जो है वो किस तरीके से सोचने लगेगा। पहले अगर बालक को अपन नियम बता देते हैं और फिर उसके बारे में उदाहरण, उसकी कुछ उदाहरणों के बारे में बताते हैं, तो बालक जो है वो इस चीज़ को समझने में सक्षम हो जाते हैं इस एज में। तो दोस्तों ये रही जीन पियाजे की थ्योरी, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल से जाना कि उनकी अवस्थाओं के बारे में, और जो भी जीन पियाजे ने बताया है अपनी अवस्थाओं में, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना, है ना। और आगे की क्लासेस में भी हम इसी तरीके से बाल विकास के जो नए टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से या फिर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय दिया है वो दिया है आईएमपी क्लासेस को, तो धन्यवाद दोस्तों।